हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट पोजीशन ही होल्ड्स इन द इंडियन पॉलिटी, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो स्टेट है। स्टेट को मैं कई बार डिफाइन कर चुका हूं कि स्टेट का मतलब सिर्फ प्रोविंसेस से नहीं है, यूपी बिहार राजस्थान सिर्फ इससे नहीं है। स्टेट मींस नेशन स्टेट, नेशन स्टेट, एंड इट ऑल्सो means country as a whole. It also means country as a whole. So the president is head of the Indian state. country का head, constitutional head कौन होता है? president of India. अब यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि अगर यहीं पे स्टेट की जगह अगर गवर्नमेंट आ जाता, हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होगा, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन इंडियन पॉलिटी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इंजॉयज और ही इज कंसिडर्ड एज द नॉमिनल हेड और ही इंजॉयज नॉमिनल पावर्स। ही इंजॉयज नॉमिनल पावर्स। दो तरीके के पावर्स हैं, एक है नॉमिनल पावर और एक है रियल पावर। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंस इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो इसके पास नॉमिनल पावर्स हैं। रियल पावर किसके हाथ में होता है? रियल पावर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर। सो हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट अगर आता है तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट आता है तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैं प्राइम मिनिस्टर में भी डिस्कस करूंगा इस एस्पेक्ट को, लेकिन यहां पे डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट था कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इंडियन स्टेट अगर टेरिटरी की बात कर रहा है, अगर कंट्री की बात कर रहा है, तो द हेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये एस्पेक्ट आपको जहन में रखना है। ठीक है, पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर इसको मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, एकदम सिंपल टर्म्स में, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम सपोज करें कि उस पॉपुलेशन को हम रोल नंबर दे देते हैं, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को हम रोल नंबर देते हैं, जैसे क्लास में रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 1 2 3 4। तो जब इंडिया की सारी पॉपुलेशन को हम रोल नंबर देंगे तो रोल नंबर 1 किसका होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। Now the third point, he is considered as the symbol of unity, symbol of unity, integrity। ये दोनों वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया है, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। सिंपल समझो कि कंट्री की एकता को, यूनिटी को, भाईचारे को, मींस कंट्री एज ए होल वो एक है, इसका सिंबल कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सिंबल कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीन चीजें आप अपने एग्जाम से जहन में रखेंगे। तीसरी चीज ना भी रहे चलेगा, ये दो चीज तो जरूर याद रखना। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। सेकेंड वन, he is the first citizen of the country, and third, he is the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की पोजीशन हमें पता चल गई कि इंडियन पॉलिटी में इसकी पोजीशन क्या है। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट
कि अब इसकी पोजीशन हमें पता है, तो हम प्रेसिडेंट कौन बनता है या पहले देखते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। मैंने आपको अभी बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ही इज द नॉमिनल हेड, ही इज द नॉमिनल हेड। रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है ना। तो चूंकि ये नॉमिनल हेड है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट इलेक्शन काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। अब पहले डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन का आप डिफरेंस समझ लीजिए। डायरेक्ट इलेक्शन जो कंट्री के सिटीजन्स हैं या पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया वो डायरेक्टली किसको चुन रहे हैं, एमपीज एंड एमएलएस। एमपीज एंड एमएलएस मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में जा रहे हैं, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेजिस्लेचर में जा रहे हैं। दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन, दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लोग डायरेक्टली चुन रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो डायरेक्टली चुन रहे हैं। अब ये एमपीज और एमएलएस किसको चूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एमपीज और एमएलएस किसको चूज कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस बिकम्स इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यहां से एमपीज और एमएलएस चुने गए और ये एमपीज और एमएलएस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुन रहे हैं। ठीक है, ये एस्पेक्ट एकदम जहन में क्लियर रख लेना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, he is not elected directly by the people, rather he is elected by members of an electoral college। एक ग्रुप है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज करता है। अब वो ग्रुप कौन सा है, इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। जो ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज कर रहा है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, है ना। एक ग्रुप है, कुछ लोग हैं इसमें जो प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज टू चूज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स first elected members of both the houses of the parliament, elected members of both the of the parliament। इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा दो ही हाउस है ना पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इनके इलेक्टेड मेंबर्स। ये ध्यान में रखना। देखो, लोकसभा और राज्यसभा में दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो अभी मैंने बताया डायरेक्ट इलेक्शन, जिनको लोग चुन रहे हैं, और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको अदर देन इलेक्शन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है ना। तो इसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्टेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमपीज हो गए ये सारे, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरे एमएलएज, बट यहां भी इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड members of state legislature, elected members of state legislature। लेकिन यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर से, अगर इसको स्टेट लेजिस्लेचर ना कहो, लेजिस्लेटिव असेंबली कहो तो ज्यादा बेटर होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो हैं वो बाई कैमरल हैं, मींस वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जहन में रखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ असेंबली वाले वोट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यही नोट बना के लिख लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ये वोट नहीं करते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वोट नहीं करते। ठीक है, पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं करते। ठीक है, तो
ये सेंट्रल, ये स्टेट, और एक तीसरी कैटेगरी है यूनियन टेरिटरी। तो देखिए, इंडिया की दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक है दिल्ली और एक है पौंडीचेरी। तो उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये एग्जाम के लिए याद रखना है ना, दो यूनियन टेरिटरीज हैं सिर्फ, दिल्ली और पौंडीचेरी, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। ठीक है, अब ये तीन एलिमेंट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, ये तीनों मिलके प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, इंडियन प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो ये इलेक्शन क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, है ना, लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो ये इनडायरेक्ट हो गया। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इट इज हेल्ड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये और सीक्रेट बैलेट होता है। इसके अलावा कुछ कोटा सिस्टम है, वो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक पॉइंट यहां लिख सकते हो, तो इसका जो सिस्टम होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसपेरेंट प्रोपोर्शनल बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये दोनों ही टर्म्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दोनों ही टर्म्स मिसनोमर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, नॉर्मली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस केस में आता है जहां पे एक से ज्यादा पोस्ट है। यहां पे हमारे पास प्रेसिडेंट कितने हैं, सिर्फ एक ही तो है, सिर्फ एक है। तो एक में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है ना। मान लो तीन होते, तीन प्रेसिडेंट हमें चूज करने होते, तो कोई 40% आया, कोई 20% आया, कोई मींस प्रोपोर्शन में तीनों में बट गए, वोट्स प्रोपोर्शन में तीनों में बट गए। लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे हर एक कैंडिडेट के पास मल्टीपल वोट्स होते हैं। मींस एक के बाद अगर वो इलेक्ट नहीं हुआ या वो निकल गया, तो उसका वोट दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है ना। तो एक से ज्यादा वोट यहां पे आ रहे हैं। खैर, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट याद रख जाए तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो होता है, ये सीक्रेट बैलेट होता है। कौन किसको वोट कर रहा है ये पता नहीं, ये सीक्रेट बैलेट होता है। वोटिंग नॉर्मली सीक्रेट बैलेट से ही होती है। सो दिस इज अ सीक्रेट बैलेट, राइट। अब ये तो हमारा हो गया कि इलेक्शन कैसे हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो रहा है। अब सपोज करिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए, है ना, कि इलेक्शन सही नहीं हुआ है, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो आपको जो ये रख कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मैटर को डिसाइड करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। डिसीजन जो होता है फाइनल होता है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को डील करता है, उस मैटर को हियर करता है, और उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको आपको अपने जहन में रखना है। आपके एग्जामिनेशन पर्पज से सिर्फ ये 3 पॉइंट रेलिवेंट है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट काउंसिल, है ना, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। और इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, इनडायरेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट नहीं हो रहे। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। अब जैसा कि क्वेश्चन रेज किया इन्होंने कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो बेसिकली
क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने की? क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने की? ठीक है, तो जो पहला क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने की, दैट इज यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड पॉइंट, यू शुड बी ऑफ 35 years of age. 35 years of age है ना, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? 35 years. एंड थर्ड जो क्वालिफिकेशन है, यू should be eligible to become the member of लोकसभा. लोकसभा, ठीक है. ये 3 क्राइटेरिया है. पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज एटलीस्ट 35 years होनी चाहिए, और आप एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा का मेंबरशिप लेने के लिए. एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा का मेंबर लेने के लिए, लेकिन लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए. अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं और आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जिस दिन से आप प्रेसिडेंट बनेंगे उस दिन से आपकी लोकसभा की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी. राइट? तो एलिजिबिलिटी आपकी लोकसभा के मेंबरशिप की होनी चाहिए, बट यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट. पहली चीज. दूसरी चीज, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप अपने लेवल पे एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आप कोई सरकारी नौकरी ना कर रहे हो. आप कोई सरकारी नौकरी ना कर रहे हो, और वो सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, या कोई लोकल जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता, है ना. अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रेसिडेंट की पोस्ट या गवर्नर की पोस्ट या मिनिस्टर की पोस्ट, ये सब नहीं आते हैं. ये सारे पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं. बेसिकली नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं होने चाहिए, या तो लोकल गवर्नमेंट की अगर कोई रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें आप एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए. तो यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. इसके अलावा आपके नॉमिनेशन के लिए, जब आप प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपना नॉमिनेशन डाला, आपने अपना पर्चा डाला, तो एटलीस्ट 50 लोग, 50 इलेक्टर्स का मतलब जो इलेक्शन में वोट देने के एलिजिबल हैं, 50 इलेक्टर्स जो हैं, ये आपका नाम प्रपोज करें, और 50 इलेक्टर्स जो हैं ये आपका नाम सपोर्ट करें, जिनको सेकेंडर कहते हैं. तो एटलीस्ट 100 लोगों का सपोर्ट, 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए. 50 लोग आपके नाम को प्रपोज करें और 50 लोग उसको सपोर्ट करें, सेकेंड करें कि ठीक है, इनको प्रेसिडेंट बनना चाहिए. तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिनके पास वोटिंग राइट है, जो वोट करने के लिए एलिजिबल है बेसिकली. ठीक है. इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा. आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास. ₹15,000. ठीक है ना. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो आरबीआई के पास करना है, अगर आप इलेक्शन में 1/6 जितने भी वोट्स पड़े, सपोज करिए कि 6 वोट पड़े हैं, एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूं कि सपोज करिए टोटल वोट्स कितने पड़े हैं, 6 पड़े हैं, तो 6 में से एटलीस्ट 1 वोट आपको मिलना चाहिए. 6 में से एटलीस्ट 1 वोट आपको मिलना चाहिए. तो ये हुआ 1/6. एटलीस्ट 1/6 वोट आपको मिलने चाहिए इलेक्शन में, नहीं तो ये जो सिक्योरिटी आपने जमा की है आरबीआई के पास, वो फोरफीट हो जाएगी. इसको कहते हैं जमानत जब्त होना, है ना. जमानत आपकी जब्त हो जाएगी. जो जमानत दी है आपने 15,000 रुपए,
ये किस लिए, ये एक्स्ट्रा प्रोविजंस किस लिए रखा जाता है? ये एक्स्ट्रा प्रोविजन इसलिए रखा जाता है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अननेसेसरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंटरफेयर ना करे, है ना, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, तो बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, ऑफिस में अपना काम रिज्यूम करने से पहले, ऑफिस में अपनी पोजीशन ऑक्युपाई करने से पहले आपको शपथ लेनी पड़ती है, आपको शपथ लेनी पड़ती है, ओथ, ओथ फॉर दी ऑफिस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज मैं बता दूं आपको। अच्छा, आज एक लिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा जो हमारे शेड्यूल्स हैं। देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें आप देखेंगे शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 आप देखेंगे, उसमें ओथ्स एंड अफर्मेशन है। ओथ्स एंड अफर्मेशन का मतलब कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पोस्ट को होल्ड करने से पहले आपको शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सारे ओथ आपके शेड्यूल में दिए हुए हैं, शेड्यूल नंबर 3 में। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का ओथ नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट का ओथ नहीं है। प्रेसिडेंट का ओथ जो है वो अलग से मेंशन्ड है आपके आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में। मैं साथ में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो भी शेयर करूंगा। ये मैंने डिफरेंशिएट करके इसलिए बताया क्योंकि नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ओथ्स एंड अफर्मेशन है जो दूसरे पोस्ट के लिए है वो आपके 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है ना, बट प्रेसिडेंट का ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ये आर्टिकल 60 डील कर रहा है ना। तो ये आप जहन में रख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की ये ओथ लेता है और ईमानदारी से अपना काम करेगा, ये सारी चीजें हैं उसके ओथ में। अब ये ओथ दिलाता कौन है? He takes the oath by the Chief Justice of India, Chief Justice of India। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी केस में अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज क्लास के बाद मैं आपसे जो 25 पार्ट्स हैं और जो 12 शेड्यूल्स हैं उसको शेयर करूंगा, और साथ में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको भी शेयर करूंगा। एक नजर डाल लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने एस्पेक्ट बताया आपको 3rd शेड्यूल का, वो एक नजर डाल लीजिएगा कि शेड्यूल्स तो हालांकि 12 ही हैं, चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। तो आई विल शेयर दैट विथ यू आफ्टर टुडेज क्लास। ठीक है, तो एक बार इसने ओथ ले लिया, आर्टिकल 60 के हिसाब से एक बार इसने शपथ ले ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको शपथ दिला दी, देन ही स्टार्ट्स हिज टेन्योर, ही स्टार्ट्स हिज टेन्योर। अब एक बार ये ऑफिस में आ गया तो कितने वक्त तक ऑफिस में रहता है, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो ही रिमेन्स, टर्म बोलते हैं, कितने वक्त तक ऑफिस में रहेगा, सिंपल है। जनरली ये जनरल सर्कमस्टांसेस में ये 5 साल होता है। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years। ठीक है, बट ही कैन बियॉन्ड हिज टर्म, मीन्स 5 साल पूरा होने के बाद भी ये ऑफिस होल्ड कर सकता है, कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म इफ इनका जो सक्सेसर है, जो अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है, अगर किसी वजह से वो अपने चार्जेस अज्यूम नहीं करता है, वो अपनी पोजीशन या अपनी पोस्ट नहीं ले सकता है, until his successor assumes charge। देखो ये इस प्रोविजन की क्या वजह है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, मैंने बताया कि ही इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती, ये पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती। इस वजह से कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए अगर किसी वजह से जो सक्सेसर है, जो अगला प्रेसिडेंट होने वाला है, वो ऑफिस अज्यूम नहीं कर पाता है, अपने चार्जेस नहीं ले पाता है, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है जिसका टर्म खत्म हो गया है,
वो ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है। कब तक? जब तक कि अगला प्रेसिडेंट चार्जेस को अज्यूम ना कर ले, अपने पोस्ट को होल्ड ना करे। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट अपने याद ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करके इसलिए बताया कि नॉर्मली जब प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं होता है, बीमार है, डेथ हो गई है, रिजाइन कर दिया है, इंपीचमेंट हो गया है, उस केस में प्रेसिडेंट की जगह कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये रिप्लेस कर देता है वाइस प्रेसिडेंट को। बस इस केस में वाइस प्रेसिडेंट या दूसरा कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड नहीं करेगा, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वही अपने पोस्ट को कंटिन्यू करेगा या अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट अपने जहन में रखिएगा। नाउ थर्ड वन इज कि ठीक है 5 साल का इसका टेन्योर है, और तीसरा जो एस्पेक्ट है, ये 5 साल का टर्म है, तो एक टर्म कंप्लीट करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं। ही कुड बी री इलेक्टेड, दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जैसे हमारे जो पहले प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, और सिर्फ 2 ही बार नहीं, कुड बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये टर्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि अपने टर्म से पहले 5 साल का जो टर्म है वो कंप्लीट होने से पहले भी प्रेसिडेंट रिमूव हो सकता है। उसमें पहला जो है वो है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, ठीक है, किसी वजह से उसने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, है ना, किसी वजह से अपने पोस्ट से उसने रिजाइन कर दिया, तो यूजुअली ये रेजिग्नेशन होता है टू दी वाइस प्रेसिडेंट, टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखना। वाइस प्रेसिडेंट में भी ये बात मैं बताऊंगा, तो प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो किसको रिजाइन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ खुद से, बट अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, दैट इज योर रिमूवल, रिमूवल, है ना। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है, उसको कहा जाता है इंपीचमेंट। इंपीचमेंट, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोविजन दिया हुआ है, दैट इज फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है या क्या क्या आ सकता है, किन किन केसेस में वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिफाइन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसने सिंपली मेंशन किया है कि फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कुड बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ द इंपीचमेंट, है ना। और ये इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है? ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ना। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा इसमें जुडिशियल एक्यूमेन भी लगेगा। प्रोसेस आपको बता रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैंने क्वासी जुडिशियल क्यों बोला। अब अगर मान लीजिए कि किसी प्रेसिडेंट को रिमूव करना है ना, तो इसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, पार्लियामेंट इन्वॉल्व है। और आपको मालूम है पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। तो ये प्रोसेस जो है, चार्जेस जो फ्रेम होते हैं प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस, इट कुड बी और इट कैन बी स्टार्टेड और इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है, ये लोकसभा भी स्टार्ट कर सकता है और राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकता है ना। दोनों हाउस में से कोई भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है ना। लेकिन स्टार्ट करने के लिए लोकसभा है या राज्यसभा है, इसके एटलीस्ट 1/4 मेंबर, ये जो इनिशिएटिंग हाउस है जिसने शुरू किया है, इनिशिएटिंग हाउस है, इसके एटलीस्ट 1/4 मेंबर
इस चीज के लिए एग्री करने चाहिए। मींस जो चार्जेस हैं वो एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स उस पर साइन करना चाहिए, है ना। 1/4 मेंबर इस चार्ज को इनिशिएट करने के लिए एग्री करने चाहिए, और एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना है प्रेसिडेंट को, है ना, कि आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग शुरू होनी है। एटलीस्ट 14 डेज का आपको नोटिस देना है, ठीक है। अब एक बार चार्जेस इनिशिएट हो गए, सपोज करिए लोकसभा ने चार्ज इनिशिएट किया और लोकसभा के 1/4 मेंबर ने इस पे साइन कर दिया कि ठीक है आप प्रोसीजर को कैरी ऑन करिए, प्रोसीजर को फॉलो करिए। तो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसीलिए ये एक तरीके का जुडिशियल प्रोसेस है ना। इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पाया कि जो चार्जेस लगे हैं, चार्जेस किस चीज के, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, जो चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हैं वो सही है ना। तो जो फर्स्ट हाउस है, जो इनिशिएटिंग हाउस है, वो 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेगा, 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेगा एंड वो सेकंड हाउस में भेजेगा। मान लीजिए लोकसभा से स्टार्ट हुआ, लोकसभा ने इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया और भेजा राज्यसभा में, तो सेकंड हाउस उसको चेक करेगा फिर से कि जो चार्जेस लगे हैं, रिजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी इन द इनिशिएटिंग हाउस, व्हेन इट इज सेंट टू द सेकंड हाउस, जब दूसरे हाउस में भेजा जाता है तो उस चार्जेस को फिर से इन्वेस्टिगेट करता है, फिर से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि जो चार्जेस लगे हैं वो सही है या नहीं, और अगर सही होते हैं फिर से ये 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में भी पास हो रहा है ना। तो फर्स्ट हाउस ने 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया और सेकंड हाउस ने जब इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स रिमूव्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड, ही स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो एक स्पेशल प्रोसेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने का, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है ये आपको क्लियर है यहां पे। अब हमने जब इलेक्शन की बात की थी कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कर रहा था, तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, है ना, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे, उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे। बट रिमूवल के केस में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा था कि इलेक्शन में स्टेट असेंबली पार्टिसिपेट कर रही है और यूनियन टेरिटरी की असेंबली पार्टिसिपेट कर रही है, दिल्ली और पांडिचेरी की, है ना। रिमूवल में इनका कोई रोल नहीं है, रिमूवल में स्टेट प्लस यूटी इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये याद रखिएगा, अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो तो ये चीज जहन में रखिएगा। इलेक्शन में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिमूवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलेक्शन में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की असेंबली पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन रिमूवल में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ठीक है। अब मैंने बताया कि पहले मैंने बोला कि वो खुद से रिजाइन कर रहा है, दूसरा इसको रिमूव किया जा रहा है। अब तीसरा केस है कि अगर इसके ऑफिस में किसी और रीजन से वैकेंसी आती है, इसके ऑफिस में किसी और रीजन से वैकेंसी आती है। फॉर एग्जांपल, एक तो केस हो गया जैसे मैंने अभी डील किया कि उसने वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि डेथ हो जाए, है ना, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। तीसरा केस अभी हमने देखा इंपीचमेंट जो है उससे हो जाए, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, उसका इंपीचमेंट हो जाए। और चौथा केस जो है वो है कि वो बीमार है, किसी वजह से बीमार है, सिकनेस, ड्यू टू सिकनेस। ये केसेस हैं वैकेंसी इन दी ऑफिस। इन केसेस में इलेक्शन जो है वो तो 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए, विद इन 6 मंथ जो है, विदिन 6 मंथ जो है विदिन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तब तक, जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं चूज होता है, इन तीनों केस, चारों केसेस में द वाइस प्रेसिडेंट ही assumes the post of president, he acts as the president, है ना।
एक केस था जब मैंने उस वक्त बताया था कि इसका टर्म खत्म हो जा रहा है और इसका सक्सेसर जो है वो चार्जेस अज्यूम नहीं किया है, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करता है, बट इसने रिजाइन कर दिया, इसकी डेथ हो गई, ऑफिस से रिमूव कर दिया गया, या वो बीमार है या ऑफिस से एब्सेंट है किसी भी रीजन से, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज दी प्रेसिडेंट, विल एक्ट एज दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये अब एक स्पेसिफिक सिनारियो हमारा क्लियर हो गया। रीजन बीइंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है ये कभी भी वैकेंट नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो कभी भी वैकेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही अज्यूम्स द चार्जेस। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वीटो पावर्स। प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिसको हम कहते हैं वीटो पावर्स। और ये वीटो पावर्स, फॉर एग्जांपल कि यू आर अवेयर कि कोई भी बिल या कोई भी रिजोल्यू बिल से मुराद ये है कि कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन ना हो। तो नॉर्मली लॉ कैसे बनते हैं, कोई बिल जो है ये लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास जाता है ना। लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया और फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास गया। तो प्रेसिडेंट के पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं उस बिल से रिगार्डिंग। और वो ऑप्शन क्या है, पहला तो उसने अपना एसेंट दे दिया कि ठीक है, गिव्स हिज एसेंट, ओके, एसेंट दे दिया तो ये बिल जो है वो लॉ बन जाएगा, इट विल बिकम एन एक्ट, वो एक एक्ट बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया। दूसरा, प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, विथ होल्ड कर लिया, विथ होल्ड हिज एसेंट, विथ होल्ड हिज एसेंट। ठीक है, तो इस केस में बिल खत्म हो गया, ये जो बिल है ये वहीं पे एंड हो गया। ठीक है, ये लॉ नहीं बनेगा। और तीसरा है, ही रिटर्न्स द बिल, ही रिटर्न्स द बिल टू द हाउस, है ना, पार्लियामेंट में वापस इस बिल को ये रिटर्न कर देता है ना, फॉर रिकंसिडरेशन, कि आप एक बार फिर से कंसिडर करो इस बिल को, है ना। और ऐसा ये सिर्फ एक बार कर सकता है, ऐसा ये सिर्फ एक बार कर सकता है, ये रिटर्न वाले जो प्रोविजन है ये सिर्फ एक बार कर सकता है, ऐसा, है ना। दोबारा अगर लेजिस्लेचर ने फिर से वो बिल भेजा इसके पास, so he is bound by the constitution to sign the bill and it will become a law। ठीक है ना, तो रिकंसिडरेशन का एक प्रोविजन है। अब ये 3 पावर्स जो हैं इसके, ये वीटो पावर्स में दे आर नोन एज, पहला तो है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि इसने अपने एसेंट को विथहोल्ड कर लिया, अपने एसेंट को विथहोल्ड कर लिया, बात ही नहीं की, उस बिल पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया, उस बिल पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया। ठीक है, दूसरा है इसका जो प्रोविजन है वो है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो का क्या प्रोविजन है, सस्पेंसिव वीटो में अगर ये जो सेकंड वाला प्रोविजन है कि रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने फिर से उसके पास सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर इसने रिटर्न किया, अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न किया और लेजिस्लेचर जो कि लोकसभा राज्यसभा का कॉम्बिनेशन है, इफ दे फॉरवर्ड द सेम बिल विथ सिंपल मेजोरिटी, है ना, फिर से उस बिल को भेजा सिंपल मेजोरिटी से पास करके, वो है इसका सस्पेंसिव वीटो। एक बार रिटर्न कर सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर उसने भेजा लेजिस्लेचर ने इसके पास बिल, तो फिर उसको साइन करना पड़ेगा। और तीसरा है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है
पॉकेट में ये ना तो रिजेक्ट करता है, ना तो साइन करता है, ना तो रिजेक्ट कर रहा है, ना तो साइन कर रहा है और ना ही रिटर्न कर रहा है ना? ना तो इसने अपना एसेंट दिया, ना ही इसने विथहोल्ड किया और ना ही इसने रिटर्न किया। उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसके पास एब्सोल्यूट वीटो भी है ना, विथहोल्ड करता है वो, सस्पेंसिव वीटो भी है और पॉकेट वीटो भी है। एक और वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। एक होता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? सेम सस्पेंसिव वीटो की तरह ही होता है, बट सस्पेंसिव वीटो में क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को रिटर्न किया, वापस कर दिया लोकसभा राज्यसभा के पास कि आप इसको कंसीडर करिए, तो लोकसभा राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से फिर से उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट को भेज सकता है ना? क्वालिफाइड वीटो में क्या होगा? क्वालिफाइड वीटो में हायर मेजोरिटी से भेजना होगा। हायर मेजोरिटी से मतलब कि पिछली बार जितने लोगों ने उसको सपोर्ट किया था उससे ज्यादा लोग अब उसको सपोर्ट करने चाहिए, तभी प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करेगा, है ना? तो खैर ये हायर मेजोरिटी वाला प्रोविजन हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये क्वालिफाइड वीटो नहीं है। इसके पास सस्पेंसिव वीटो है, जिसमें लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी के साथ कोई भी बिल को वापस प्रेसिडेंट को दे सकता है। ठीक है? तो ये 3 वीटोज जो हैं, ये इंडियन प्रेसिडेंट इसको एंजॉय करता है कि कोई भी बिल लॉ का फॉर्म तब बनता है, वो कानून तब बनता है जब वो दोनों हाउसेस मींस लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट का सील मुहर लग जाए, मींस प्रेसिडेंट उसको अग्री करेगा। इसीलिए कभी भी हम कहते हैं द इंडियन पार्लियामेंट, हम कभी भी कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, एक लेजिस्लेचर है जो कि लॉ बनाता है। तो इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आता है। क्यों? क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट की भी जरूरत है। प्रेसिडेंट जिस बिल पे साइन नहीं करेगा, जिसको वो एसेंट नहीं देगा, वो लॉ नहीं बन सकता। आई होप आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा जी। तो हमने वीटो देख लिया। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और आपका जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, इट इज डेल्ट इन योर आर्टिकल 1 to 3। एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इसको याद रखिएगा। सिंपल भी है आर्टिकल 1 to 3, है ना? तो ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस आप समझिए कि ये एक तरीके का लॉ मेकिंग प्रोसेस है, एक तरीके का लॉ मेकिंग प्रोसेस है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, देन दी प्रेसिडेंट। ठीक है? नाउ देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन आ गई कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, वो तो रहेगी रहेगी। लोकसभा सेशन में नहीं है, मींस पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो उस दौरान अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है टू पास ऑर्डिनेंस, है ना? वो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास कर सकता है, आर्टिकल 1 to 3। तो एक चीज जो याद रखनी है आपको वो है कि द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ये अप्लाई होता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मींस पार्लियामेंट छुट्टी पे है, पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट अभी चल नहीं रहा है। पार्लियामेंट से मेरा मुद्दा लोकसभा से है ना? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की जो है ये पार्लियामेंट की को एक्सटेंसिव है। मींस पार्लियामेंट जिन जिन चीजों पे कानून बना सकती है उन चीजों पे प्रेसिडेंट भी कानून बना सकता है, आर्टिकल 1 to 3, है ना? तो दो चीजें याद रखो, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल पावर। नॉट पैरेलल पावर से मुराद मेरा यह है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो ये पावर इसके पास नहीं है ना? तो ये पार्लियामेंट के पैरेलल प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा है, जब पार्लियामेंट नहीं है तब काम कर रहा है। ठीक है? दूसरा को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव, को एक्सटेंसिव का मतलब कि पार्लियामेंट का जिन चीजों पे कानून बनाने का अधिकार है, को का मतलब होता है साथ में, है ना? पार्लियामेंट का जिन चीजों पे कानून बनाने का अधिकार है
प्रेसिडेंट को भी इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से उन चीजों पे कानून बनाने का अधिकार है। ये बस 3 पॉइंट अपने एग्जाम के लिए अपने जहन में रखिएगा। ये हमेशा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है तो बनाता है, मींस इट इज ए नॉन पैरेलल पावर, है ना। पार्लियामेंट अगर रहेगा तो नहीं बनाएगा। और किन चीजों पे बना सकता है लॉ? उस हर एक चीज पे बना सकता है जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जो मैक्सिमम लाइफ होता है, या इसको कह लो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन, मैक्स जो ड्यूरेशन होता है वो 6 वीक्स फ्रॉम द री असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके 6 हफ्ते, उस दिन से लेके 6 हफ्ते। लेकिन उससे पहले ही अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया कि चलो ठीक है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया था वो सही है, इट्स ओके, तो वो लॉ बन जाएगा, है ना, परमानेंट लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने वही सोचा कि नहीं हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और उसकी जगह पे कोई और लॉ ले आते हैं, कुछ चेंज ले आते हैं, तो 6 वीक से पहले ही वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, पार्लियामेंट सेशन में आने के बाद भी उस ऑर्डिनेंस पे कोई डिसीजन नहीं लेती है, तो 6 हफ्ते के बाद वो ऑर्डिनेंस अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। डिस्क्रिशनरी से मेरा मतलब ये है कि ये कभी भी जो ऑर्डिनेंस बनता है, इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो हमेशा उनकी एडवाइस पे ही बनता है। तो इसकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो रीअसेंबली के बाद 6 हफ्ते तक, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग का मतलब होता है माफी, है ना। कोई केस है, कोई सीन है जहां पे किसी को पनिश किया गया है, और किसी को पनिश किया गया है, उसको माफी देने की शक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। और ये जो इसकी पार्डनिंग पावर है, दैट इज योर आर्टिकल 72। एग्जाम के लिए याद रखना, जो आर्टिकल्स मैं क्लास में स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं उसको आप जहन में रखेंगे। बाकी तो लिस्ट में भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बट ये आर्टिकल जो है, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आर्टिकल 72 ये भी रेलिवेंट एग्जाम के लिए, ये प्रेसिडेंट के माफ करने की शक्ति को आर्टिकल 72 डील करता है, ठीक है। अब ये पार्डनिंग पावर किसके अगेंस्ट? अगर पनिशमेंट जो है इट इज अगेंस्ट दी, किसी को पनिश किया गया है, पनिशमेंट अगेंस्ट दी यूनियन लॉ, अगेंस्ट दी यूनियन लॉ, है ना। पनिश किया गया है अगर किसी को, किसी ने यूनियन लॉ के खिलाफ कोई काम किया है और उसको पनिशमेंट दिया गया, ठीक है। इफ द पनिशमेंट इज बाय कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट है, वहां पे कोर्ट मार्शल हुआ। मिलिट्री में अगर आप कुछ क्राइम करते हो या कुछ किसी चीज में आप उल्लंघन करते हो तो वहां पे कोर्ट मार्शल होता है ना। तो अगर कोर्ट मार्शल हुआ है, उस केस में आपको पनिशमेंट दिया गया है, तो उसको भी माफ करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है वो है डेथ सेंटेंस, डेथ, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, अगर फांसी की सजा हुई है। इन 3 केसेस में प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 32 से माफ करने की शक्ति है, पार्डनिंग पावर, है ना। अब जब मैं गवर्नर डील करूंगा तो गवर्नर में ये 2 पावर्स गवर्नर के पास नहीं है, कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस वाला। कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस वाला जो है ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। अभी के लिए फिलहाल ये जहन में रखो कि किन केसेस में, और डेथ सेंटेंस के केस में तो प्रेसिडेंट ही है। अब ये पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के हैं ये कई तरीके के होते हैं।
रटने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। एक तो कहते हैं पार्डन, है ना, पहला जो है ये है पार्डन। पार्डन का मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से माफ कर दिया, पूरी तरीके से माफ कर दिया। मींस आपकी सजा भी माफ हो गई, रिमूव सेंटेंस, आपकी सजा भी माफ हो गई, और आपके ऊपर जो इल्जाम लगे थे, जो आपका कन्विक्शन हुआ था, वो भी खत्म कर दिया गया। सजा भी माफ हो गई और कन्विक्शन, जो आपके ऊपर इल्जाम लगे थे, वो भी खत्म हो गया, है ना, पूरी तरीके से बरी हो गए, एकदम क्लीन एंड क्लियर। ठीक है। दूसरा है कम्यूटेशन, दूसरा है कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन क्या है कि किसी बड़े पनिशमेंट से छोटे पनिशमेंट पे शिफ्ट कर देना। मींस आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर अ लाइटर पनिशमेंट। मींस पहले कोई आपको भारी सजा मिली थी, उस भारी सजा को हल्का कर दिया गया, है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेथ सेंटेंस है, या किसी को डेथ सेंटेंस है, उसको कन्वर्ट करके लाइफ इंप्रिजन कर दिया, मींस उम्र कैद की सजा दे दी। मौत की सजा को चेंज कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट में। तो कोई हैवी सजा थी, पहले भारी सजा थी, उसको लाइट कर दिया, है ना, इसको कहते हैं कम्यूटेशन। तीसरा है रिमिशन। रिमिशन, अब रिमिशन क्या है कि आप टाइम पीरियड चेंज कर रहे हैं लेकिन नेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। रिड्यूस द टाइम पीरियड, नॉट नेचर या कैरेक्टर, नॉट नेचर और कैरेक्टर। मींस कि आप जो टाइम है, वक्त है, सपोज करो कि आप किसी को 2 इयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट है, जिसे कहते हैं कैदे बामुशक्कत, है ना, 2 साल तक रिगरस इंप्रिजन है। मीन्स आप कैद रहोगे और साथ में जेल में काम भी करोगे, है ना, रिगरस इंप्रिजनमेंट। इसको चेंज कर दिया सिंपल 1 ईयर रिगरस इंप्रिजनमेंट। मतलब ये 2 साल से 1 साल कर दिया, लेकिन जो नेचर था इसको चेंज नहीं किया। आपको काम तब भी करना पड़ेगा, है ना, तो सिर्फ टाइम पीरियड चेंज कर रहा है, बट जो पनिशमेंट का नेचर है उसको चेंज नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं रिमिशन। और तीसरा है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है आराम देना। रिस्पाइट का मतलब होता है आराम देना, किसी चीज में आराम देना। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस होता है। रिमिशन में हमेशा याद रखना कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी सजा को कम की जा रही है, अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट, अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन, है ना। याद रखना यहां पे कुछ स्पेशल सिचुएशन आ रहा है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन क्या हो सकता है। सब करिए, कोई फिजिकली डिसेबल हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, या कोई विमेन अगर प्रिजनर है, कोई विमेन प्रिजनर है, कोई लेडी प्रिजनर है, उसके केस में अगर प्रेगनेंसी का केस है, प्रेगनेंसी का केस है, तो इस केसेस में ये सारे क्या हो गए, स्पेशल सिचुएशंस हो गए। इन स्पेशल सिचुएशंस को नजर में रखते हुए आपके पनिशमेंट को कम किया जा रहा है, उसको कहते हैं रिस्पाइट, उसको कहते हैं रिस्पाइट। और रिस्पाइट की तरह ही ये नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यहां लिखूं, रिप्राइव। रिप्राइव मैंने बताया, रिस्पाइट में कुछ स्पेशल सिचुएशन है जहां पे कि कुछ आराम दिया जा रहा है, थोड़ा लेसर पनिशमेंट। रिप्राइव में क्या होता है, रिप्राइव में टेम्पररी पीरियड के लिए फांसी की सजा को रोका जाता है। टेम्पररी स्टे ऑन
एग्जीक्यूशन ऑफ अ पनिशमेंट, किसी पनिशमेंट को टेम्पररी पीरियड के लिए रोका जा सकता है, और अक्सर ऐसा होता है डेथ सेंटेंस के केस में, है ना, कि किसी को अगर फांसी पे चढ़ाना है और तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि कुछ वक्त के लिए उस फांसी को टाल दे, कि ठीक है अभी आप फांसी मत दीजिए, इसको कुछ वक्त के लिए। डेथ सेंटेंस के केस में ये अक्सर होता है कि कुछ वक्त के लिए फांसी की सजा को वो टाल सकता है ना। फांसी की सजा को तो माफ भी कर सकता है, बट अभी अगर वो क्लियर नहीं है तो उसको कुछ वक्त के लिए एटलीस्ट टाल सकता है। ये रिप्राइव का केस है। तो ये टोटल 5 केसेस हैं पार्डनिंग पावर से रिलेटेड। अगर आप एलएलबी दे रहे हो तो ये एटलीस्ट आप जहन में रखिएगा कि इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। ये पांचों पावर आई होप आपको क्लियर होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.